नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। भारत में डिजिटल करेंसी वास्तविकता बन सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर टी शंकर ने संकेत दिया है कि भारत में आरबीआई खुद को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने पर विचार कर रहा है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि आरबीआई भारत में डिजिटल एसेट को चरणबद्ध योजना के तहत लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। सीबीडीसी को क्रिप्टो करेंसी जैसी अन्य प्राइवेट डिजिटल संपत्तियों के बदले में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये वर्चुअल कॉइन का स्वरूप होगा जो वास्तविक दुनिया के बराबर खड़ा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सीबीडीसी क्या है और ये कैसे काम करता है और आरबीआई का इस पर क्या रुख है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि सीबीडीसी केंद्रीय बैंक से जारी अनिवार्य रूप से टेंडर है। इसका काम साख आधिकारिकता करेंसी यानी वर्तमान रुपए की तरह ही होगा। अंतर सिर्फ इतना होगा कि ये भौतिक स्वरूप में नहीं होगा बल्कि ये सिर्फ डिजिटल स्वरूप में होगा। वह भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये वर्तमान में चल रहे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन या इथरनम जैसी करेंसी से बहुत भिन्न होगी। ये भारत सरकार के केंद्रीय बैंक द्वारा हर तरीके से जारी किए जाएंगे, जबकि क्रिप्टो करेंसी निजी क्षेत्रों की डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी वैज्ञानिक नहीं है। शंकर ने यह भी बताया कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी आरबीआई की भाषा में कोई करेंसी नहीं है। ये किसी तरह से अनिवार्य साख आधारित करेंसी नहीं है। खबर की तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन को सदन में उनके अशोभनीय आचरण के लिए राज्यसभा के मौजूदा सत्र की बाकी बातों के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को शांतनु सेन के निलंबन की घोषणा की। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने घटना का जिक्र किया और इसे अशोभनीय बताया। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इजरायली पेगासस के जरिए भारतीयों की कथित जासूसी के मुद्दे पर सदन में बयान दे रहे थे। उसी दौरान तृणमूल कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्य हंगामा करते हुए आसन के समीप आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के सदस्य शांतनु सेन ने केंद्रीय मंत्री के हाथों से बयान की प्रति छीन ली और उसके टुकड़े कर हवा में लहरा दिए। इस स्थिति के चलते वैष्णव ने बाद में बयान की प्रति सदन के पटल पर रखकर उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर सदस्यों से असंसदीय व्यवहार न करने का अनुरोध किया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। तृणमूल कांग्रेस सदस्य शांतनु सेन को निलंबित किए जाने के विरोध में हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक शुक्रवार को 11:25 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया है। संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद अब तक केवल कोविड महामारी के मुद्दे पर 4 घंटे की चर्चा हो पाई है। इसके अलावा कोई अन्य कामकाज हंगामे की वजह से नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की विभीषिका के बीच ये सत्र आयोजित हुआ है और जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी बाकी है। रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर पेगासस जासूसी कांड का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि संदिग्ध पेगासस जासूसी को लेकर उठे विवाद के बीच गांधी ने पहले कहा था कि उनके सभी फोन टैप किए गए थे। राहुल के इस आरोप के खिलाफ भाजपा नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि उनका फोन टैप किया गया है तो वे जांच के लिए अपना फोन जांच एजेंसी को सौंप दे। भाजपा ने कहा कि मोदी सरकार ने किसी का फोन अवैध रूप से टैप नहीं किया है। भाजपा प्रवक्ता राजवर्धन सिंह राठौर ने इस मामले पर संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा 2 बार खारिज किए जाने के बाद किसी न किसी कारण से संसद को ठप करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्धन ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस देश के विकास को स्वीकार नहीं कर सकती और संसद के कामकाज को अक्सर किसी न किसी बहाने से बाधित करती रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कथित तौर पर भारत और उसके संस्थानों के खिलाफ पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है और इसके लिए एकमात्र शब्द देशद्रोही का है। और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है।
ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया। लॉ ऑफ द लैंड से काम हो रहा है अरे संजय जी, और किसी का भी फोन इलीगली टैप नहीं हो रहा। जो देश के कानून है उस हिसाब से काम हो रहा है और कोई भी एजेंसी गैर कानूनी काम नहीं कर रही। अगर कर रही है तो देशवासियों को, किसी को भी अधिकार है कि जिसे संदेह है अपना फोन दे, उसकी तहकीकात होगी और उसके बाद अगर कोई भी एजेंसी या कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी काम कर रहा है तो आईपीसी के तहत काम होगा। अब हम इंतजार करेंगे कि राहुल गांधी फोन अपना कब देंगे ताकि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। मुंबई के शिवाजी नगर स्थित गोवंडी में सुबह सुबह दर्दनाक हादसा हो गया है। इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर राहत और बचाव टीम मौके पर पहुंच चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मलबे में कुछ और लोग भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन ठप हो चुका है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की ओर से पानी निकालने का काम जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 24 से 25 जुलाई के लिए यहां येलो अलर्ट जारी करते हुए कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारी बारिश के चलते पुणे और रायगढ़ में लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आई हैं। बात करेंगे फरीदाबाद की। बल्लभगढ़ अनाज मंडी और सब्जी मंडी में अलॉटमेंट के अनुसार दुकान ना खोलकर दूसरे कारोबार करने वाले दुकान मालिकों को मार्केट कमेटी की ओर से दुकानों को बंद करने के लिए नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों मंडियों में 130 दुकानदारों के यहाँ नोटिस भेजा गया है। नोटिस में अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि दुकान अलॉटमेंट के अनुसार काम नहीं किया तो दुकानों को रिज्यूम किया जा सकता है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस तरह का नोटिस ये पहली बार आया है। इससे पहले कभी भी इस तरीके का नोटिस हमें मार्केट कमेटी द्वारा नहीं दिया गया है। अचानक मार्केट कमेटी ने ये नोटिस भेज दिया है। इस मंडी में लगभग 90 दुकानें पिछले 20-25 सालों से चल रही हैं। अचानक नोटिस भेजकर दुकानों को बंद करने के लिए कहा जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि वे अपनी इन सभी दुकानों को नहीं बंद करेंगे। अगर इस तरह का कुछ होता है तो पहले अपने मार्केट के सभी दुकानदारों के साथ मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही नोटिस का जवाब मार्केट कमेटी को दिया जाएगा। 2 वजह से मिला है। एक तो टीन शेड के निर्माण की वजह से, दूसरा कि हमने इस दुकान में जो कि अनाज मंडी के अंदर सब्जी के लिए, सब्जी मंडी के अंदर सब्जी के लिए दी गई थी, उनमें दूसरा कारोबार किया जा रहा है। इस वजह से मिला है। इससे पहले भी इस तरीके का नोटिस मिला? इससे पहले मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। मेरे को इस दुकान को चलाते हुए 2 ही साल हो रहे हैं। अब आज मेरे को पहली बार ये नोटिस मिला गया है। तो क्या करेंगे? क्या लिखा हुआ है नोटिस में? नोटिस के अंदर यही लिखा गया है कि आप इस कारोबार को 24 घंटे के अंदर बंद कीजिए। आपने दूसरा कारोबार किया है जो कि अलॉटमेंट रूल से उल्लंघन है। बात करेंगे फरीदाबाद में बने खोरी गांव की। फरीदाबाद में बसे खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से ही तोड़फोड़ जारी है, जहां खोरी वासियों की गुहार पर भारतीय किसान यूनियन से गुरनाम सिंह चढ़ूनी खोरी गांव के लिए रवाना हुए, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए उन्हें डीसी कार्यालय ले जाया गया। गुरनाम सिंह को हिरासत से बाहर भी भेज दिया गया और वे लोगों को आश्वासन देकर वापस लौट आए। डीसी साहब से बात करने आए थे, हम वहाँ पे थे। पहला इन्होंने वहाँ पे जहाँ वो पार्क सी है दिल्ली में, तो डीसी साहब से बात करने आए थे। डीसी साहब ने अच्छी तरह से बात सुनी है और हमने उनको ये कहा है कि तो सीएम साहब से मीटिंग रखवा दें, क्योंकि इंसान है, धरती पे पैदा हुए, धरती पे रहेंगे। हो सकता है उनकी बात समझ में कोई बात आ जाए। हमने ये बात रखी है कि फॉरेस्ट से ज़मीन सरकार को ले ली जाए और सरकार लेके फिर आगे इनको बसने की परमिशन दे दे। उसमें बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद में ओलंपिक में गए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने हेतु व्यापार मंडल ने रैली निकाली। टोक्यो में आयोजित ओलंपिक में राज्य से प्रतिभाग कर रहे भारत के खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन किया जा रहा है। इस दौरान बताया गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में होने से यहाँ के सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भाटिया ने बताया कि हम आशा करते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा पदक हरियाणा के खिलाड़ी ही लाएं। इस पर उन्होंने ओलंपिक में राज्य से हिस्सा ले रहे हैं और सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी गई हैं। तरफ से जो देश के खिलाड़ी हमारे ओलंपिक गेम के लिए जा रहे हैं, देश का नाम ऊंचा करने जा रहे हैं, इसलिए हम उनको चीयर्स करने आए हैं और उनके लिए महारानी के दरबार में भी अरदास लगा गए हैं कि वो वहाँ से जीत कर रहे हैं और देश का नाम रोशन करें। अपने व्यापारी आ रहे हैं, सारे व्यापारी में ये खिलाड़ियों को सावर्धक भी है और दूसरा व्यापार मंडल और व्यापारी हमारे देश हित में हर वक्त काम करते हैं।
मतलब कहीं देश को जरूरत पड़ती है या देश को कहीं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सरकार के आदेशों के तहत शिक्षा विभाग द्वारा 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल खोल दिए गए हैं। पहले दिन विद्यार्थियों की संख्या बेहद कम रही। इस दौरान महज 10% तक विद्यार्थी ही स्कूलों में पहुंचे। स्कूल में पहुंचने वाले विद्यार्थियों की सबसे पहले तापमान की जांच की गई। इसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया गया और फिर उन्हें कक्षा में प्रवेश दिया गया। विभाग के नियमों के तहत इस बार शिक्षकों को विद्यार्थियों का तापमान की जांच करने के बाद अवसर ऐप पर इसकी जानकारी देनी होगी। यदि किसी विद्यार्थी का तापमान अधिक मिलता है तो उसे वापस घर भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में आने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों से सहमति पत्र पर साइन करवाए जा रहे हैं। सरकार के आदेशों के तहत अब 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल को खोल दिया गया है। स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर उचित प्रबंध किए गए हैं, जिसके तहत सभी स्कूल मुखियाओं को कोरोना महामारी को लेकर जारी सभी हिदायतों का पालन करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। पहले जो 6 से 8 का स्टार्ट कर दिया गया है, सारी जो SOPs हैं उनका पालन किया जा रहा है। सभी रूम्स को सैनिटाइज कर दिया गया है। बच्चों को सैनिटाइज़र का यूज़ कराया जा रहा है तथा सभी बच्चे मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और सभी बच्चों का टेम्परेचर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जा रहा है। इनका पालन किया जा रहा है। और विद्यालय में 110 में से 41 बच्चे आए हैं अभी तक। बच्चे स्कूल में आकर के पढ़ना चाहते हैं और जो बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं उनके पेरेंट्स से उनसे सहमति पत्र। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पूरे भारतवर्ष में गोवंश को पूजा जाता है। हिंदू समाज में गोवंश की काफी मान्यताएं हैं। जानकारों के मुताबिक बताया जाता है कि गोवंश में करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। इनके दूध से लेकर मूत्र में भी अमृत बताया गया है। इसके अलावा अन्य कई गुणों से भरपूर होने के नाते हिंदू समाज के लोग गोवंश को माता की तरह पूजते हैं। बता दें कि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इस कलयुग में गौ माता का बुरा हाल है। मैला खाने से लेकर पत्तियां खाने को मजबूर गौ माता इस हिंदू समाज के सामने दर दर की ठोकरें खा रही हैं और तिल कर मरने को विवश हो रही हैं। उन्हीं की सेवा के लिए एक हिंदू गौ भक्त शिवा दहिया लगातार पिछले कई वर्षों से गोवंश की सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे गोवंश के इलाज के साथ साथ उन्हें मृतदेह का भी विधिवत अंतिम संस्कार करना अपनी टीम के साथ मिलकर उसका वो काम करते हैं। बता दें कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के रहने वाले शिवा दहिया गोवंश सेवा चिकित्सालय के नाम से एक संस्था चलाते हैं और अब तक हजारों गायों के इलाज के साथ साथ सैकड़ों गायों का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। और ये सब वह अपने और अपनी संस्था द्वारा जुटाए गए चंदे के पैसे से करते हैं। माँ त्यौहार मनाने का मेरा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। हमें 8 साल हो गए बल्लभगढ़ में सेवा करते हुए। पूरे फरीदाबाद में हम सेवा करते हैं, गौ सेवा। और हमारे फरीदाबाद शहर में एम्बुलेंस की इतनी बड़ी कमी है, 3-3 दिन हो जाते हैं लोग कॉल करते हैं हमारे पास और बोलते हैं भैया यहाँ पर एक गोवंश है और ये बीमार है। गोवंश बीमार होने के कारण हम पहुँचते हैं, हमें पहुँचने में 3 दिन लग जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं होती हमारे पास। और 3 दिन बाद पता चलता है, चौथे दिन फिर से कॉल आती है, भैया ये तो मर गया। तो एक एम्बुलेंस ना होने की वजह से गोवंश की बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है पूरे फरीदाबाद शहर में। तो अब हमने ये प्रण उठाया है कि जब तक हमारे शहर में एक एम्बुलेंस नहीं आ जाती है हमारी संस्था के पास, जब तक मैं कोई भी त्यौहार हो मैं उसे नहीं मनाऊंगा। तो शिवाजी, किस प्रकार की जो कठिनाइयाँ हैं वो इस बार आपके सामने आ रही हैं? इस कॉल 100 नंबर के भी फ़ोन आपके पास आते हैं, कई अन्य लोग भी फ़ोन करते हैं आपसे, तो आपके पास कोई साधन नहीं है पशु ले जाने के लिए, तो कैसे आप संपर्क करते हैं सर्कल के लोगों से? हमारे पास 100 नंबर से पुलिस प्रशासन से भी जो भी उनके पास VT आती हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो 100 नंबर पे कोई कॉल कर देता है, तो 100 नंबर से भी हमारे पास ही कंप्लेंट आती है पूरे फरीदाबाद की। और अन्य लोग भी हैं जिनके पास हमारे नंबर बटे हुए हैं, तो वो भी हमारे पास कॉल कर देते हैं। हमारे पास दिन में कम से कम 3 से 4, 5, 6 कॉल हो जाती हैं और उन कॉलों को करने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी परेशानी है हमारे पास। हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं, कभी दिल्ली से एम्बुलेंस बुलाते हैं, कभी कहीं से करते हैं, तो वो एम्बुलेंस भी 1 या 2 केस ही कर पाती हैं, बाकी ऐसे ही रह जाते हैं। तो अब उन लोगों से किस प्रकार अपील करना चाहेंगे जो गौ सेवा के नाम पे बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, उन लोगों से किस प्रकार अपील करना चाहेंगे आप? जो गौ सेवा को लेकर बहुत बड़े दावे करते हैं और ये बोलते हैं हम बहुत बड़े गौ सेवक हैं, गौ भक्त हैं, उनसे तो एक ही हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक तो इसे धंधा ना बनाएं, और दूसरा जो भी भाई गौ सेवा करना चाहते हैं, गौ सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने गौशालाएं में जाएं, अपने आसपास जो भी गौशाला है उनमें जाकर भी दान करें, और जैसे भी उनसे गौ सेवा हो सकती है वो हर प्रकार से गौ सेवा करें। शिवाजी, काफ़ी समय आपको हो गया है गौ सेवा धाम की तरफ से, तो
किस प्रकार सहयोग आप लोगों से चाहते हैं या नेताओं से चाहते हैं कि बल्लभगढ़ के अंदर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए जिससे कि जो घायल पशु हैं उनकी मदद हो पाए? क्या कहना चाहेंगे इसको? जो भी हमारे नेता हैं उनसे एक अपील है कि अगर वो थोड़ा थोड़ा समर्थन भी हमें दें, थोड़ा थोड़ा हमारी सेवा निकालें अपने पास से, तो फरीदाबाद में एम्बुलेंस भी आ जाएगी। और जेसीबी की एक इतनी बड़ी समस्या है, हमारे पास कम से कम 2 कंप्लेंट रोज़ होती हैं अंतिम संस्कार के लिए। हमें उनका अंतिम संस्कार करना होता है, और अंतिम संस्कार करने पर एक गाय का जो खर्चा आता है वो जेसीबी वाले पर 1000 रुपये जाता है। हमारे पास अभी तक ये भी नहीं है कि कोई एमसीएफ से हमें जेसीबी भी मिली हो, वरना अगर ये नेता चाहें तो एमसीएफ से जेसीबी तो हमें दिला ही सकते हैं। तो गौवंश को दफना के काम नगर निगम ही करता है, आखिर वो काम क्यों नहीं करते? नगर निगम तो कोई भी काम नहीं करता इन्हें दफनाने के लिए। हमारे पास ही सारी कॉल आती हैं, गोवंश जितने भी पूरे शहर में जितने भी गोवंश मृत मिलते हैं सारी कॉल हमारे पास आती हैं, उनका अंतिम संस्कार हमारी टीम ही करती है। तो शिवाजी, कौन सी संस्था है और कितने मेंबर हैं आपकी संस्था के अंदर जो आपके साथ लग काम करते हैं? गोवंश सेवा धाम चिकित्सालय बल्लभगढ़ नाम से हमारी संस्था है, और हमारी संस्था के अंदर लगभग 20 सदस्य ऐसे हैं जो दिन रात सेवा में रहते हैं। शिवाजी, आप एम्बुलेंस के लिए लोगों से सहयोग की बात कर रहे हैं, तो कैसे कितना सहयोग अब तक मिल चुका है और कितना अभी बकाया है, और लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं? क्या आपका कोई नंबर है या फिर कैसे माध्यम से? एम्बुलेंस के सहयोग के लिए अभी तक हमारे पास 37,000 रुपये इकट्ठे हुए हैं, और अभी हमारी संस्था के सदस्य सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं एम्बुलेंस के लिए, कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इकट्ठा किया जाए। और हमारा एक फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी है, अगर जो भी भाई करना चाहते हैं वो उस पर भी कर सकते हैं। वो हमारा नंबर है 9990772886। बात करेंगे फरीदाबाद के सेक्टर 15 की। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी हुई है। मामला फरीदाबाद के सेक्टर 15 का है, जहां चोरी का आरोप मंदिर में आई 2 महिलाओं पर लगाया जा रहा है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर इसकी शिकायत मंदिर के संचालकों ने पुलिस को दी है। वहीं पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है। तस्वीरें फरीदाबाद के सेक्टर 15 पोस्ट इलाके की हैं, जहां पर बुधवार यानी 21 जुलाई को शाम लगभग 4:30 बजे 2 महिलाएं मंदिर में प्रवेश करती हैं। सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही हैं, और जब वे वहां से गईं तो मंदिर के प्रथम तल पर रखी राधा कृष्ण की मूर्ति गायब थी। जब तक मंदिर के पुजारी और संचालकों को इस बारे में पता चल पाता, तब तक ये महिलाएं मंदिर से जा चुकी थी। आइए दिखाते हैं आपको मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद इस नज़ारे को। जरा गौर से देखिए। मंदिर के गेट पर एक कार आकर रुकती है। कार से 2 संदिग्ध महिलाएं उतरती हैं। दोनों महिलाएं पहले मंदिर के मेन गेट पर मंदिर परिसर को छूकर भगवान का आशीर्वाद लेती हैं, फिर मंदिर के अंदर घुस जाती हैं। फिर दोनों मंदिर के प्रथम तल पर पहुंच जाती हैं। आरोप है कि ये प्रथम तल पर बने छोटे मंदिर से उसमें रखी राधा कृष्ण की मूर्ति को चुरा लेती हैं। तस्वीरों में साफ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इन्हीं महिलाओं के जाने के बाद यहां से राधा कृष्ण की मूर्ति गायब हुई है, ऐसा दावा है मंदिर के संचालकों का। मंदिर के संचालकों ने इन्हीं महिलाओं पर राधा कृष्ण की मूर्ति की चोरी का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि हाव भाव और कपड़ों से महिलाएं किसी अच्छे घर से अलग रही थी, लेकिन उन्होंने चोरी किस मकसद से किया उन्हें ये नहीं पता। फिलहाल मंदिर के सेक्रेटरी की माने तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दे दी है। पुलिस को सीसीटीवी की फुटेज भी उपलब्ध करा दी गई है, और उन्हें उम्मीद है कि जल्दी पुलिस मंदिर में चोरी करने वाले दोषियों को गिरफ्तार कर लेगी। तो क्या उसकी कई लिखित में शिकायत दी है, और क्या उन महिलाओं पहले से आती जाती रही है या नहीं? ऑलरेडी हमारी जो चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर PKM के दास, ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च कर चुके हैं। पुलिस वाला कल आए थे, उन्होंने पूरा डिटेल लेके गए हैं, और आज भी उन्होंने आए थे, लेकिन अर्जेंसी वजह से वो कहीं चले गए। मुझे बोल गए कि आप आए, कुछ डेवलपमेंट होता तो मुझे बताना। अगर महिलाओं की बात करें, क्या वो महिलाएं कभी इस मंदिर में आती जाती रही है या पहली बार आई हैं? ऐसा सर बहुत सारे लोग आते जाते हैं, ऐसे तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो इंटेंशन कल था सर, वो बिल्कुल यही था कि वो आए और मूर्ति हम लेके चले जाएंगे। उनका इंटेंशन यही था बिल्कुल। और यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इट कि आपका जो फुटेज है ना सर, उस फुटेज से आपको भी दिखाई देगा कि इनका उद्देश्य था उधर ऊपर जाना और मूर्ति लेके चले जाना। तो क्या इस मंदिर में जिस तरह से वो ऊपर गई हैं, इस तरह से मूर्ति चुराई है, तो क्या यहाँ रोकथाम नहीं होती किसी महिला उसकी? नहीं होगा। जैसे हमें एक वार्निंग मिल गया सर, हम आगे के लिए हम अपना को तैयार कर लेंगे उस हिसाब से। तो अभी तो हम यही सोचते हैं कि विजिटर्स आ रहे हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, चले जाएंगे, लेकिन ऐसे ये सेक्टर 15 स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर है, जिसमें श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति जो स्थापित थी उसको किसी अननोन व्यक्ति ने चोरी कर लिया है।
जो अष्टधातु की थी। इसमें पुलिस को आज शिकायत मिली है। मामला कल शाम का बताया जा रहा है। पुजारी ने जो शिकायत दी है उसमें एफआईआर दर्ज की गई है और सीसीटीवी के फुटेज चेक किए जा रहे हैं मंदिर में और आसपास से। इस कुकृत्य में जो भी व्यक्ति या जो आरोपी है उसने जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जो आस्था से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ चलिए बात करेंगे अगली खबर की। फरीदाबाद के आदर्श गांव अटाली में बारिश के कारण जोहड़ का पानी घरों के अंदर चला गया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गांव में बनी आयुष विभाग की डिस्पेंसरी में भी करीब 2 फुट पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि जोहड़ गंदगी से लबालब भरी हुई है। पिछले कई वर्षों से जोहड़ की सफाई नहीं हुई है। जोहड़ की सफाई व गंदे पानी की निकासी के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा विधायक नैनपाल रावत ने भी गुहार लगाई। और मच्छरों की पैदावार बहुत ज़्यादा है जी। कब से परेशानी है? ये परेशानी हर साल रहती है जी। वैसे हर वक्त ये पानी निकलता नहीं है, नालियों में भरा रहता है, पानी की निकासी है नहीं जी। कृपा करके हमारी ये निकासी निकलवाई जाए, पानी की जोड़ साफ कराई जाए। आपका धन्यवाद जी। तो आपने किस किस से बात करी इस समस्या के बारे में? ये नैनपाल जी के पास भी गए थे, वहाँ पे भी बोला, उन्होंने बोला था सर कीमत वाले की मैं करा दूंगा, मना नहीं किया उन्होंने। पर अभी तक हमारे यहाँ पे कोई पंप कुछ नहीं लगा पाए अभी तक। तो सरपंच से भी बात हुई? सरपंच साहब से भी कहा था, सरपंच साहब ने पंप लगाया था एक दिन। कभी इस जोड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने उनसे बोला कि सर हम हर साल परेशान रहते हैं, कृपया जो कहा नाम इस जोड़ की तरफ ध्यान दो। गवर्नमेंट पीछे से इसका बजट भी पास करती है, लेकिन कभी सरपंच ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हम चाहते हैं, हम विनम्र निवेदन भी करते हैं कि गवर्नमेंट इस तरफ जो कहा नाम अच्छा ध्यान दे और इस जोड़ की पानी की निकासी के लिए कोई उचित व्यवस्था की जाए। विधायक जी के पास गए थे, नैनपाल जी के पास, तो उन्होंने वीडियो साहब से जो कहा नाम फ़ोन में बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि जो कहा नाम पंप लग जाएगा। 3 दिन हो गए पंप नहीं लगा। उसके बाद फिर हम पर्सनली सरपंच से मिले, तो उन्होंने जो कहा नाम 1 दिन के लिए पंप लगवा दिया। उसके बाद जो कहा नाम वो पंप भी हट गया। ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर कोरोना के बीच घर से बाहर निकलना लोगों का जिस प्रकार बंद हुआ है, उसी प्रकार से ऑनलाइन शॉपिंग की ओर लोगों की दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई है। ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर ट्रेंड बढ़ गया है। ऐसे में आए दिन ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े फ्रॉड सामने आते हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद की सेक्टर 14 निवासी एक महिला को भी कंपनी के एक फ्रॉड का सामना करना पड़ा है। दरअसल कंपनी ने एक जानी मानी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी ने एक महिला ने हर्बल शैम्पू और तेल ऑर्डर किए थे, लेकिन जब महिला ने वो शैम्पू इस्तेमाल किया तो चंद मिनटों में उनकी बालों की स्थिति कुछ और ही नजर आई। ये हालत देख जहां महिला काफी तनाव में है, वहीं विशेषज्ञों ने कहा कि अब मात्र बालों का काटना ही उनके पास विकल्प है। वहीं जब इस मामले में महिला ने कंपनी को संपर्क करना चाहा तो कंपनी द्वारा कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया गया। सेक्टर 14 निवासी काम्या बत्रा ने बताया कि उन्होंने हाल ही में जानी मानी नायका कंपनी से शैम्पू, कंडीशनर और तेल मंगवाए थे। जब उन्होंने उस शैम्पू का इस्तेमाल किया तो चंद मिनटों के बाद उनके बाल पत्थर जैसे हो गए। उन्होंने बताया कि वह कई बार कंपनी के नंबर पर संपर्क कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। काम्या बत्रा ने कहा कि वह लोगों से अपील करती हैं कि इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचें और साथ ही साथ सरकार से भी अपील की है कि इस तरह से सर्विस देने वाली कंपनियों पर भी नकेल कसी जाए। एंड शैम्पू ये मैंने नायका से मंगवाया है, मामाअर्थ का, और बहुत नोन ब्रांड है ये। मैंने सोचा कि मेरे बाल इससे अच्छे हो जाएंगे और आप देख सकते हो मेरे बालों की इस वक्त क्या कंडीशन हो गई है। सिंगल वॉश में मैंने सिर्फ 1 वॉश किया है इससे और हार्डली 2 to 3 मिनट्स के अंदर मेरे बाल ऐसे हो गए। और अब मैंने सैलून्स में मैंने दिखाया है, मेरे हेयर वो कह रहे हैं कि बिल्कुल चॉप करने पड़ जाएंगे, बॉय कट करने पड़ जाएंगे ये प्रोडक्ट यूज़ करने से। तो कहीं कोई आपने कंपनी में शिकायत की, कस्टमर केयर से बात करी है? कल मैंने 3 o'clock के आसपास मैंने हेड वॉश किया था। उसके बाद से ये मेरे 50% बाल मैं सुलझा चुकी हूँ और ये जो मेरे स्टोन जैसा बन गया, आप चेक कर सकते हो, आप हाथ लगा के बिल्कुल स्टोन बन गए हैं मेरे बाल। कोई मतलब चांस ही नहीं है कि इसको सेव किया जाए। तो अब मैंने कंपनी में मैंने कंप्लेंट करी है इसकी, मगर कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ पे मैंने मैसेजेस भी किए हैं और मेल्स भी करी हैं, वहाँ पे मेरी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा मेरे पास। तो अब आप क्या कदम उठाओगे? मैं डेफिनेटली कोर्ट केस करूँगी। करेंगे पलवल की महिला के साथ खींचे गए बीजेपी नेताओं के फोटो एडिट किए गए। एडिटिंग के जरिए अश्लील वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड की गई है। अश्लील कमेंट कर सामाजिक माहौल खराब करने के प्रयास किए गए हैं। महिला की छवि को खराब कर गंभीर अंजाम भुगतने की
धमकी दी गई है। पीड़ित महिला की शिकायत पर कैंप थाना पुलिस ने आईटी एक्ट सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में 48 नामजद सहित 50 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पलवल कैंप थाना प्रभारी विनोद देसवाल ने बताया कि बहुतकनीकी कॉलेज में कार्यरत इंजीनियर व हाई जंप गेम में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि मेरे पिता बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। पिता की नियुक्ति पर बीती 17 जुलाई को अपने पति, मां, भाई व पिता के साथ बीजेपी नेताओं का आभार जताने के लिए गुड़गांव गए। वहीं पर बीजेपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी युवा मोर्चा के पदाधिकारी गौरव गौतम व करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अमू के साथ फोटो खिंचवाई। सूरजपाल अमू ने इन फोटो को फेसबुक आईडी पर अपलोड कर दिया। कुछ असामाजिक तत्वों के लोगों ने फेसबुक आईडी से फोटो निकालकर एडिट किया और अश्लील वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। अश्लील वीडियो बनाने, अपलोड और अश्लील कमेंट और गंभीर परिणाम भुगतने का अंजाम देते हुए सामाजिक सद्भाव को खराब करने के प्रयास में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने बताया कि मामला दर्ज हुए तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जी, ये जो अपने इंजीनियर अपने उसमें उटाउट कॉलेज में लगी हुई है और अम्मू के साथ कहीं चाय वगैरह पी रही हैं। उसके बाद उनकी फ़ोटो वायरल होगी कहीं और लोगों ने उसके फ़ोटो को ऊपर अलग अलग वो कर रखे हैं, वायरल कर दिया फ़ोटो, अलग अलग कमेंट वगैरह कर रखे हैं उसके ऊपर। किस तरह के कमेंट हैं? इस तरह के जाति के भी हैं और इस तरह के ही काफ़ी से। क्या आरोप लगाया उन्होंने कहा भी इन्होंने हमारे मुस्लिम धर्म को जो है नष्ट कर दिया, ये इस तरह की बातें कर रखी काफ़ी। क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और अभी आगे जांच शुरू हो जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा है? 48 के आसपास हैं करीब। बीवीएम न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज़। नमस्कार।